हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश और आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने बच्चे क्लास 10th में हैं और 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं जो कि 2023 बोर्ड एग्जाम में जरूर से पूछा जाएगा। इन प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। और पहला प्रश्न, अगर आपको आंसर मालूम है तो जल्दी से कमेंट में आप लोग कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। पहले नंबर का क्वेश्चन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर पहला कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। ठीक है, बताइए उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र हैं, भगवती चरण वर्मा जी हैं, यशपाल हैं कि वृंदावन लाल हैं? बताइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। क्या होगा उपन्यास फूले बिसरे चित्र के लेखक? इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा जी। जितने लोगों का ऑप्शन ख रहा होगा बिल्कुल सही आंसर रहा होगा। ठीक है, भगवती चरण वर्मा जी। आगे अगर हम बात कर लेते हैं, अगला है कलम का सिपाही के लेखक है। पूछा है कि कलम के सिपाही का लेखक है कौन? अमृत राय, गुलाब राय, मुंशी इंसाल्लाह खां कि वैद्यनाथ मिश्र? बताइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो सबको मालूम है भाई कि कलम के सिपाही का लेखक क्या है? अमृत राय जी हैं। कौन है? अमृत राय। दूसरे का क जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम आगे प्रश्न बढ़े। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि लहरों के राजहंस के लेखक का नाम है। लहरों के जो राजहंस है उनके लेखक का नाम बताना है। मोहन राकेश, प्रेमधन, गुलाब राय की नामधारी सिंह दिनकर? बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इन चारों में से? लहरों के राजहंस के लेखक का नाम बताना है आप लोगों को। तो लहरों के राजहंस के लेखक हैं मोहन राकेश। क्या है? मोहन राकेश है। आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा था। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात करें अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर चौथा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है कि भगवती शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? चार ऑप्शन दिया हुआ है, बताना है कि भगवत शरण उपाध्याय जी हैं उनके द्वारा कौन सा यहाँ पे निबंध लिखा हुआ है। ठूठा आम, ठेले पर हिमालय, दृष्टिकोण की नदी के द्वीप? बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो भगवत शरण उपाध्याय का द्वारा रचित निबंध है ठूठा आम। क्या है? ठूठा आम। क जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अगर आप बात कर लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि रस मीमांसा के लेखक हैं। कह रहा है कि रस मीमांसा के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भगवत शरण उपाध्याय, जयप्रकाश भारती? बताइए पांचवे का कौन सा राइट आंसर होगा। रस मीमांसा के लेखक हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं रस मीमांसा के लेखक। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि क्रांति कंकाल के लेखक है। ठीक है, क्रांति नहीं होता, एक कृति होता है। ठीक है, जो कृति है वह कंकाल के लेखक है। ये कंकाल एक कृति है, इसके लेखक कौन है? जय शंकर प्रसाद जी, मुंशी प्रेमचंद्र, राम कुमार वर्मा जी की मैथिली शरण गुप्त जी? बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंकाल जो कृति है इसके लेखक कौन है? सबको मालूम है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 7वां। देखिए प्रश्न नंबर 7वां क्या है कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार बताना है। डॉक्टर नागेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, बाबू गुलाब राय, किनमें से कोई नहीं? बताइए शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है? प्रश्न नंबर 7वें का राइट आंसर क्या होगा? तो बाबू गुलाब राय है। ये जो बाबू गुलाब राय हैं ये शुक्ल युग के इतिहासकार हैं। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 7वां क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि निम्न में से रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। कह रहा है कि इसमें से कौन सा रीतिकाल की प्रमुख विशेषता है बताना है आप लोगों को। श्रृंगार रस की प्रधानता, काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, विकल्प क ख दोनों, मैथिली शरण गुप्त? बताइए प्रश्न नंबर 8वें का कौन सा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे रीतिकाल की प्रमुख विशेषता देखिए, श्रृंगार रस की प्रधानता भी रीतिकाल की विशेषता है और काव्य व कला पक्ष की प्रधानता भी, मतलब क और ख दोनों हैं रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं। तो ग जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है साकेत महाकाव्य की रचना किसने की। कह रहा जो साकेत है, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? मैथिली शरण गुप्त जी, जयशंकर प्रसाद जी, हरिऔध कि नागार्जुन? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा। साकेत महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो साकेत महाकाव्य की रचना किया था मैथिली शरण गुप्त जी ने। कौन? मैथिली शरण गुप्त जी। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 10वां चलते हैं। प्रश्न नंबर 10वां यहाँ पे
यामा के रचयिता के नाम लिखिए। यामा की जो रचयिता है उनका नाम लिखना है। सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई के अशोक वाजपेयी। ये प्रश्न नंबर 10वां है। क्या है राइट आंसर प्रश्न नंबर 10वें का? यामा के रचयिता पूछ रहा है कि यामा के रचयिता कौन है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। मतलब कि 10वें का क जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कौन सा राइट होगा प्रश्न नंबर 11 का। प्रश्न नंबर 11 यह है, अद्भुत आलाप के कवि हैं। कह रहा कि जो अद्भुत आलाप हैं उनके कवि कौन है? महादेवी वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त की हरिऔध। तो अद्भुत आलाप के कवि कौन है आप लोगों को बताना, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो महादेवी वर्मा जी हैं। कौन? महादेवी वर्मा। 11 का क जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 12 की तरफ। और जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे कि निम्न में से छायावादी की दो प्रवृत्तियां विशेषताएं कौन सी है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। छायावादी युग की प्रवृत्तियां हमको बताना है। कभी कभी प्रवृत्तियां पूछ लेता है, कभी कभी विशेषताएं पूछ लेता है। दोनों चीज सेम ही होता है, प्रवृत्ति और विशेषताएं। कह रहा कि मुक्त प्राकृतिक चित्रण कवि में हास्य और व्यंग्य के पूत का समावेश, की श्रृंगार और प्रेम वेदना की प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ना, यहाँ पे ग भी है, श्रृंगार रस का प्रेम वेदना और प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, मतलब ग और घ दोनों। इसके लिए एक ऑप्शन बनाना चाहिए था उसको कि ग और घ दोनों है। हालांकि बनाया नहीं है, लेकिन एग्जाम में आप लोगों को बन के आएगा। ठीक है, तो ये दोनों आप लोग याद कर लीजिएगा कि दोनों ही है, ग और घ दोनों ही है छायावादी युग की दो प्रवृत्तियां। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इसके बाद अगर हम डिस्कस करेंगे प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 13। अगर अगले प्रश्न को लेंगे तो प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या होगा राइट आंसर इसका। कह रहा है कि पलाश वन के रचनाकार है, जो पलाश वन है इनके रचनाकार कौन है बताइए? भूषण है कि नरेंद्र शर्मा है कि श्रीधर पाठक है कि मीराबाई है? ठीक है, पलाश वन के रचनाकार आप लोगों को बताना है। प्रश्न नंबर 13 है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए पलाश वन के जो रचनाकार है ना वो नरेंद्र वर्मा जी है। कौन है? नरेंद्र वर्मा जी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14। छात्रसाल दशक रचनाकार है, जो छात्रसाल दशक है इसके रचनाकार पूछ रहा है कि बिहारी जी हैं कि जागनिक हैं कि श्रीधर पाठक जी हैं कि भूषण जी हैं? बताइए प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर कौन सा होगा? छत्रसाल दशक रचनाकार पूछ रहा है ना, तो इसके छत्रकाल जो दशक के रचनाकार है वो भूषण है। कौन है? भूषण है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 की तरफ। लगातार प्रश्न हम लोग बढ़ते जा रहे हैं आगे। आप लोग कमेंट करके जरूर आप लोग आंसर बताइए कि कितने लोगों का आंसर आप लोगों का सही हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक रूपसी तेरा घनपास में अलंकार है। कह रहा है कि रूपसी तेरा घनपास। ठीक है, यह आप लोगों को पंक्ति दिया हुआ, इस पंक्ति में पूछ रहा है कि अलंकार कौन सा है? ठीक है, बताइए रूपक अलंकार की, श्लेष अलंकार की, उपमा अलंकार की, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा? बताइए 15 का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो देखिए रूपसी तेरा घनपास में ना आप लोगों का रूपक अलंकार है। कौन सा रूपक? तो रूपक अलंकार है, क जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ, तो प्रश्न नंबर 16 जैसा कि देख पा रहे हैं वो है कि वह सरल विरल काली रेखा तम के तागे सी जो हिलड़ुड़ में कौन सा अलंकार है? ठीक है, ये आप लोगों का पंक्ति दिया हुआ यहां तक। ठीक है, कि वह सरल विरल काली रेखा तुम के तागे सी जो हिड़ुल, इसमें कौन सा अलंकार है पूछ रहा है? अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार की रूपक अलंकार? ठीक है, तो अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके बताइए कि 16 का राइट आंसर क्या होगा। बताए अनुप्रास अलंकार तो उत्प्रेक्षा की, उपमा के रूपक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार। ठीक है, 16 का क्या हो जाएगा? ग राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम 17वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, 17 प्रश्न है कि अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? देखिए अनादर, ये जो शब्द आपको दिख रहा है इसमें बोला कि उपसर्ग कौन सा लगा है? ठीक है, उपसर्ग में सबको मालूम कि उपसर्ग आगे जुड़कर उस शब्द को पूरा करता है। ठीक है, तो अनादर में कौन सा उपसर्ग लगा है आप लोग देखिए, अन्न लगा है कि अनु लगा है कि अ की आ? तो अनादर में अन्न। ठीक है, तो अन्न जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो अनादर शब्द में उपसर्ग कौन सा? तो अन्न। इसको याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बनेंगे। अगला प्रश्न के बारे में बात करें, प्रश्न नंबर 18 की तरफ, तो देखेंगे वो है कि स उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। तो यहाँ पे भी उपसर्ग ही है। ठीक है, तो कह रहा कि स अगर किसी वर्ड में लगा दें आगे तो उसमें कौन सा शब्द बनेगा? सकर्मी की, सुमति की, सुविधा की, सुसंगति। तो सबको मालूम है कि सकर्मी ही बनेगा कि क्योंकि आगे सही इसमें लगा है, इसमें तो असु लगा है, इसमें तो सुम लगा है, इसमें तो कु लगा है। ठीक है, तो स मतलब सहकर्मी बनेगा। 18 का क्या हो जाएगा? क राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 19 को लेकर, कह रहा है यहाँ पे कि पन्न प्रत्यय युक्त शब्द है। तो देखिए पन्न प्रत्यय, प्रत्यय मतलब कि लास्ट में आकर जुड़कर शब्द को बनाता है। तो पन देखिए किसमें लास्ट में पन आ रहा है? बचपन, बचाव, बच्चा, बलवान। तो पन तो इसी में आ रहा है ना, बचपन में। तो 19 का क जो है राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग चेक करेंगे और क्लियर होता जाएगा सारे क्वेश्चंस। ठीक है, प्रैक्टिस आप करते रहिए, सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे और अच्छे तरीके से, जितना अच्छे से प्रैक्टिस किए रहेंगे और उतना ही अच्छा स्कोर कर पाओगे आप हिंदी में, क्योंकि 20 नंबर के एमसीक्यू आने वाला है, सबको ही मालूम है। ठीक है, 20 नंबर आप लोग आराम से चाहोगे तो
पूरा का पूरा बोनस में उठा सकते हो। अगला प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 20वां। प्रश्न नंबर 20वां है कि घबराहट शब्द में प्रत्यय है। देखिए घबराहट, ये प्रत्यय का मतलब वही चीज लास्ट में देखेंगे। तो घबराहट, आवाह की हट की गम की वट, ठीक है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। घबराहट, लास्ट में क्या आ रहा है, हट आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हट। ये प्रश्न नंबर 20वां था, ये भी क्लियर हो गया। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ, तो इसमें बोला कि हर्ष विषाद में समास है। ये जो हर्ष शब्द आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कह रहा है कि हर्ष विषाद में कौन सा समास है। द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास की कर्मधारय समास, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ख, द्वंद्व समास। एक बात और आपको बता दें कि जब भी समास वाला बात आएगा ना, तो देखिए तत्पुरुष कभी जिंदगी में नहीं होगा, कर्मधारय कभी जिंदगी में नहीं, क्योंकि जो 30% आप लोगों का सिलेबस कटा है उसमें दो ही समास है, या तो वो द्विगु समास होगा या तो वो द्वंद्व समास होगा, बस, ठीक है। तो इन्हीं दोनों में से कोई ऑप्शन आपको चूज करना है, न कि तत्पुरुष न कि कर्मधारय। ये बात आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि दो ही समास पढ़ना है तो दो ही तो ऑप्शन बना के देगा वो। तो ये भी प्रश्न नंबर 21 क्लियर हो गया ना। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। कह रहा है कि शताब्दी का समास विग्रह, कह रहा है कि जो शताब्दी शब्द है उसका हमसे पूछा है कि समास विग्रह। समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, 100 वर्ष का समूह, 100 दिनों का समूह, कि 100 महीनों का समूह, कि इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा, तो शताब्दी मतलब ये होता है कि 100 वर्षों का समूह। 100 वर्ष को हम एक शताब्दी कहते हैं, तो ये हो जाएगा 100 वर्ष का समूह, ये हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर हो गया। आगे अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 23 है कि अच्छी शब्द का तद्भव होगा। जो अच्छी शब्द है इसका आपको तद्भव बताना है। आंख, कान की, भौ की, दांत। तो सबको मालूम है कि अच्छी का क्या होता है, अच्छी मतलब आंख, ठीक है। तो क्या होगा, आंख हुआ, नेत्र होगा, ये होगा, ठीक है। तो अच्छी शब्द का तद्भव क्या होता है, आंख होता है। 23 का क जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने कमेंट करके बताइए अगर इसको, अगर आप लोगों को आंसर आता है तो। कह रहा है कि काज शब्द का तत्सम है। अब तक हम तद्भव पढ़ रहे थे, ये वाला तत्सम आ गया कि काज, काज शब्द का तत्सम क्या होता है, कार्य की, कर्म की, छिद्र की, श्रम होता है, बताइए। तो भाई काज मतलब कार्य, काम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा, ठीक है। काज शब्द का तत्सम कार्य। अगला बात करें 25 नंबर क्वेश्चन को लेकर। 25 नंबर है आश्व शब्द का प्रवाची शब्द। तो आश्व किस शब्द का प्रवाची शब्द है, तुरंग है कि पीक, प्रभत, विदंग, द्विक्ष की, मरकट, कपि। तो तुरंग हुआ, है हुआ, यह सब घोड़ा का प्रवाची शब्द है। तो 25 का क जो है राइट आंसर हो जाएगा, सबको मालूम है। प्रवाची शब्द में आप लोगों को एक दिन पूरा लिस्ट बना दूंगा कौन कौन से प्रवाची शब्द आप लोगों को याद करके जाना है, कि जो बहुविकल्पी में पूछा जाएगा। फिर है कि यदि प्लस अपि में संधि है। करा कि यदि और प्लस अपि जोड़ दिया जाए तो कौन सा शब्द बनेगा, यद्यपि, कि यद्यपि, कि यदि अपि, कि यद आपि। तो यदि अपि में कौन सा संधि है, तो यद्यपि है, बात खत्म। 26 का क जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 27 को लेकर, तो कह रहा है कि मात्र प्लस आकृति में संधि है। तो मात्र प्लस आकृति से कौन सा संधि बनेगा, मात्र कृति की, मात्र कृति की, मात्र आकृति की, मात्र आकृति, ठीक है। तो मात्र प्लस आकृति में संधि कौन सा है, 27 नंबर का बताना है कौन सा राइट आंसर होगा, तो मात्रा कृति हो जाएगा, ठीक है, मात्रा कृति। ख जो है राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 27 है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ, उसको देखते हैं। देखिए इसका आप लोग बताइए क्या होगा राइट आंसर, कि नदी नाम रूप है नदी शब्द का। कह रहा है कि जो नदी नाम रूप है ना, वो नदी शब्द का कौन सा रूप है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, कि तृतीय विभक्ति द्विवचन, की प्रथमा विभक्ति बहुवचन, की चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। बताइए नदी नाम रूप है किस शब्द का। 28 का राइट आंसर हो जाएगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन। जब आप जाएंगे षष्ठी विभक्ति में बहुवचन देखेंगे तो नदी नाम आपको मिलेगा, ये नदी का है, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे हम बात करें 29 का, तो मधु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन है। करेंगे जो मधु शब्द है उसका आपको तृतीय विभक्ति एक वचन है, किसका, मधुना, मधुने, की मधुना, की मधुनी, क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो मधु शब्द का अगर तृतीय विभक्ति एक वचन देखा जाए तो वो क्या होता है, मधुना, क्या होता है, मधुना होता है, ठीक है। तो 29 का ग जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 30वां, लास्ट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 30वां है कि शुक्लयुत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक है, ठीक है। शुक्लयुत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक आपको बताना कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, पंडित नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। विकल्प क और ख दोनों के उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर इसका 30वें का। तो देखिए शुक्लयुत्तर युग के हिंदी आलोचक पूछा है ना, तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी हैं, और हजार प्रसाद द्विवेदी जी भी हैं, और पंडित
नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं, तो मतलब राइट आंसर ये वाला हो जाएगा आप लोगों का मतलब दोनों हो जाएगा, क और ख दोनों हो जाएगा। इस पे ट्रिक नहीं लगाना है, तो मैं बताया हूँ, लेकिन विकल्प क्या होगा, क और ख दोनों हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा सभी लोगों ने, हमने 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बताया, 30 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कर लीजिएगा। इसी तरह मैं डेली आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता रहूंगा, जाते जाते एग्जाम तक सारे क्वेश्चंस आप रट जाओगे, याद हो जाएगा आप लोगों को। तो वीडियो कैसी लगी बताइए, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।